गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आप सभी को 10th सोशल साइंस का बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। इसको पढ़ के आप एग्ज़ाम में अगर जाओगे तो आपको एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद आपको 100% की गारंटी है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों, एग्जाम आया है तो एग्जाम की परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई जो है वह बातों से नहीं होती है। ठीक है, पढ़ाई जो है वह बातों से नहीं होती है, पढ़ाई के लिए हमें रातों से लड़ना पड़ता है। अच्छे नंबर लाने के लिए हमें बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखिए, हम पढ़ने का आपको तरीका बता देते हैं। जैसे यहाँ पे 100 आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन में से आपको 90 क्वेश्चन का आंसर आता है। ठीक है, 90 क्वेश्चन आपको पता है कि हाँ, हमको 90 क्वेश्चन पता है, इसमें से ये हमको पढ़ाया गया है। जो 10 क्वेश्चन नहीं आता है ना, उसको आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए। जो 10 क्वेश्चन नहीं आता है उसे आप एक कॉपी और कलम से लिख लीजिए, एक कॉपी में। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, या आपके पास सोशल साइंस का जो नोट्स होगा उसी में आप लिख लीजिए। ठीक है, जो 100 में से 90 क्वेश्चन हमें आता था उसका तो रिवीजन हो गया, और जो 10 क्वेश्चन था जो हमको नहीं आता था उस क्वेश्चन को क्या किया, हमने लिख लिया। तो ये 100 में से 90 क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो गया। 10 क्वेश्चन जो आप नहीं जानते थे वो भी आपको आ गया, इसको भी आप रिवीजन करते रहिएगा। देखिए, इस तरह से पढ़िएगा ना तो आपका एग्जाम जो है वह बहुत ही अच्छा जाएगा। आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। ठीक है, इस तरह से पढ़िएगा तो आपको अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब बात कर लेते हैं पढ़ाई के बारे में। पहला जो क्वेश्चन है वह है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन जो है वह किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन कहाँ पे है, गिर वन कहाँ पे है, फाल्टा विशेषा आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है, मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सब क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। तो ऑप्शन है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। सुंदरवन जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। और गिर वन जो है वो भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। फाल्टा विशेषा आर्थिक क्षेत्र जो है वो भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और मैंग्रोव वन जो है वो भी पश्चिम बंगाल में है। लेकिन जो गिर वन है वह कहाँ पे आता है? तो वो आपका आता है, गिर वन आता है आपका गुजरात में। ठीक है, गिर वन कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है। आपको इसे याद रखना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है? अनवीकरणीय है कि नवीकरणीय है? ठीक है, अनवीकरणीय है कि नवीकरणीय है? तो जो सौर ऊर्जा जो है, एक होता है सौर ऊर्जा जो सोलर से प्राप्त होता है और एक होता है जो सूर्य से प्राप्त होता है। तो सौर ऊर्जा जो है वह कभी ना खत्म होने वाला है। सौर ऊर्जा कभी ना खत्म हो जाए, वो क्या होता है? नवीकरणीय होता है। और जो खत्म हो जाए, जिसे हम दोबारा बना नहीं सकते हैं, वह क्या होता है? अनवीकरणीय होता है। सौर ऊर्जा जो है वह क्या हो जाएगा? नवीकरणीय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि सौर ऊर्जा जो है वह कभी खत्म होने वाला नहीं है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? देखिए ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इससे और आता है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी जो थे उनका राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा कांड जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चौरी चौरा कांड है जिसमें पुलिस चौकी को क्या किया गया था? फूंक दिया गया था। चौरी चौरा कांड में ही पुलिस चौकी को फूंक दिया गया था। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन है ए 1945, बी 1947, सी 1946, डी 1948। तो भारत में संविधान सभा का गठन जो है वह 1946 में हुआ। ठीक है, भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक क्वेश्चन और आएगा कि संविधान किसने लिखा है? तो संविधान जो है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। कौन लिखे हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे हैं। ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी ब्रिटेन। तो बहुदलीय व्यवस्था जो है वह ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में जो है वह छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट है। गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट। निम्न में से कौन सी सेवा जो है वह गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा जो है वह गैर सरकारी है, प्राइवेट है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगला, बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? ऑप्शन है ए हीरा, बी तांबा, सी सोना, डी लौह अयस्क। तो बैलाडीला खान से जो है वह लौह अयस्क निकाला जाता है। कौन निकाला जाता है? लौह अयस्क। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लौह अयस्क। बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो लौह अयस्क निकाला जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछता है कि बैलाडीला खान जो है वह कहाँ पे है? बैलाडीला खान कहाँ पे है? तो बच्चों, बैलाडीला खान जो है वह छत्तीसगढ़ का जो सुकमा जिला है वहाँ पे बैलाडीला खान आता है। छत्तीसगढ़ का जो सुकमा जिला है ना, वहाँ पे बैलाडीला खान आता है। ये आपको याद रखना है। और इससे एक क्वेश्चन और आता है कि लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? हुआ आंदोलन जो था वह किस प्रवृत्ति का था? तो हुआ आंदोलन जो था वह क्रांतिकारी था और धार्मिक था। क्रांतिकारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। कौन? हुआ आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुआ आंदोलन क्रांतिकारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? चावल के उत्पादन में भारत का स्थान जो है वह कौन सा है? तो आपको ये याद रखना है कि चावल का स्थान जो है वह दूसरा है। चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और पहला जो है वह है चीन। चावल के उत्पादन में पहला स्थान जो है वह है चीन का और दूसरा है अपने देश भारत का। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है? मतलब विश्व में सबसे ज्यादा फलों और सब्जियों का उत्पादन जो है वह किस देश में होता है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस, डी भारत। तो सबसे ज्यादा फलों और सब्जियों का उत्पादन जो होता है वह होता है अपने देश भारत में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है? दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है? ऑप्शन है ए हरित क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी पीली क्रांति, डी लाल क्रांति। दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति जो है वह श्वेत क्रांति है। कौन है? श्वेत क्रांति। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए गंगा, बी कृष्णा, सी यमुना, डी कावेरी। तो नागार्जुन का अर्थ क्या यहाँ पे निकलता है? अर्जुन। नागार्जुन यानी कि अर्जुन। तो अर्जुन के साथ जो थे वो बच्चों कौन थे? तो अर्जुन के साथ जो है वह हमेशा कृष्ण रहते थे। तो नागार्जुन परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी जो है वह किस स्थान पर आता है? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सुनामी जो है वह क्या है? तो सुनामी जो है वह समुद्री लहर है। क्या है? समुद्री लहर है। सुनामी क्या है? समुद्री लहर है। यानी कि जब समुद्र के तल्ली में जो जमीन है, समुद्र के तल्ली में जब भूकंप आता है तो उसकी लहर जो है वह तेजी से किनारे तक जाती है और तेजी से किनारे से वापस आती है। क्या करती है? तेजी से किनारे तक जाएगी और तेजी से किनारे से वापस आएगी। इसे सुनामी कहा जाता है।
और सुनामी किस स्थान पर आता है? तो ये समुद्र में आता है। सुनामी किस स्थान पे आता है? तो ये समुद्र में आता है। और ये किसके कारण आता है? तो भूकंप के कारण जो है वह समुद्र में भूकंप जब आता है उसके कारण सुनामी आता है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ पर आता है? सबसे ज्यादा सुनामी जो है वह कहाँ पे आता है? तो जापान में आता है। और सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ये भी आपको याद रखना है। सुनामी क्या है? तो समुद्री लहर है। सुनामी कहाँ पे आता है? तो समुद्र में आता है। किसके कारण आता है? तो समुद्र में भूकंप आने के कारण सुनामी आता है। सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ पे आता है? तो जापान में आता है। और सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है, टेक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन है ए मलेरिया में, बी एड्स में, सी कैंसर में, डी टीबी में। टेक्सोल का उपयोग जो है वह कैंसर में किया जाता है। टेक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर के इलाज में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, कुनैन का उपयोग किस में किया जाता है? कुनैन का उपयोग जो है वह मलेरिया के उपचार में किया जाता है। कुनैन का उपयोग, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है वह सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन है ए पर्वतीय मिट्टी, बी मरुस्थलीय मिट्टी, सी पीली मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी जो है वह सर्वाधिक उपजाऊ है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए तारापुर, बी कलपक्कम, सी नरौरा, डी कैगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है वह तारापुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन यानी कि एक टन इस्पात बनाने में जो है वह कितना मैग्नीज का उपयोग होगा? ऑप्शन है ए 5 केजी, बी 15 केजी, सी 10 केजी, डी 20 केजी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 केजी। एक टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था? गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था? ऑप्शन है ए सोना का, बी हीरा का, सी कोयला का, डी चांदी का। तो गोंडवाना समूह में कोयला का निर्माण हुआ था, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि रेल वर्कशॉप जो है वह कहाँ स्थित है। तो रेल वर्कशॉप जो है वह कहाँ स्थित है? जमालपुर में स्थित है। कहाँ है? जमालपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? खाद्य कारखाना जो है वह कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य कारखाना बरौनी में स्थित है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है वह कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता
किससे मापी जाती है? भूकंप की जो तीव्रता होती है वह किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो होता है वह रिक्टर स्केल से मापा जाता है, इसलिए आपको राइट आंसर जो है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल से मापी जाती है। और सर्वाधिक विनाशकारी आपदा कौन सा होता है? सर्वाधिक विनाशकारी आपदा जो है वह कौन सा होता है? यानी कि सबसे खतरनाक, सबसे अधिक खतरनाक आपदा कौन सा होता है? तो भूकंप होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मलबा के नीचे आदमी दब गया, यानी कि जो घर है, बिल्डिंग है, वह धंस गया, उसे हम लोग मलबा बोलते हैं। तो मलबा में जो लोग फंस जाते हैं तो उनकी खोज किससे की जाती है? मलबा में जो लोग फंस जाते हैं उसकी खोज किससे की जाती है? उनकी खोज किससे की जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरे से किया जाता है। मलबा में लोग फंस जाएंगे तो उनकी खोज इंफ्रारेड कैमरे से किया जाता है। ये भी आप लोग को याद करना है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अब अगला सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? भोपाल गैस त्रासदी जो है वह किस प्रकार की आपदा थी? ऑप्शन है ए प्राकृतिक, बी मानव जनित, सी वायुमंडलीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वह मानव जनित आपदा है, यानी कि यह मानव के गलती के कारण ही जो है वो वहाँ पर भोपाल गैस कांड में जो है वह कौन से गैस का? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो यह किसके गलती के कारण हुआ था? मानव के गलती के कारण ही आइसोसाइनाइड गैस, जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, और भोपाल गैस कांड जो है वह कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जहरीली गैस था। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया? ऑप्शन है ए हिंदू राज्य, बी सापेक्ष राज्य, सी बहुभाषी राज्य, डी धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची आती है? तो 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की संख्या है? तो 22 भाषाओं की संख्या है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की संख्या है? तो 22 भाषाओं की संख्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है वह कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज्य का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो पंचायती राज्य का शुरुआत भी जो है वो राजस्थान से हुआ था। और सूचना का अधिकार आंदोलन कब हुआ था? सूचना का अधिकार आंदोलन जो है वह कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया?
तारी विरोधी आंदोलन जो है वह किस राज्य से शुरू किया गया? ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो तारी विरोधी आंदोलन जो है वह आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश से तारी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया और किसके लिए लागू किया गया? भारत में जो दल बदल कानून है यह किस वर्ष लागू किया गया और किसके लिए लागू किया गया? तो भारत में दल बदल कानून 1985 में लागू किया गया और किसके लिए? तो सांसदों और विधायकों पर लागू किया गया। ठीक है, भारत में दल बदल कानून किसके लिए लागू किया गया? तो सांसदों और विधायकों पर लागू किया गया। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे कम है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है वह है शिवहर जिला का। कौन सा जिले का है? शिवहर जिला का है। और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है वह है पटना का। पटना का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहाँ का है? तो पटना का है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे कम है शिवहर का और सबसे अधिक है पटना का। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख जो था वह कौन था? तो मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर का दूसरा नाम होता है प्रधानमंत्री। चांसलर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रधानमंत्री। मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। एक क्वेश्चन आपसे और आएगा, पूछेगा एग्जाम में कि मेटरनिख युग के नाम से प्रसिद्ध है। तो मेटरनिख युग से नाम से जो है वह 1815 से 1848 तक के यूरोपीय इतिहास का काल जो है वह मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। 1815 से 1848 तक के यूरोपीय इतिहास का काल जो है वह मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। मेटरनिख युग का अंत कब हुआ था? ये क्वेश्चन है, मेटरनिख युग का अंत कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना है कि मेटरनिख युग का अंत जो है वह 1848 की क्रांति जो हुई थी उसके बाद ही मेटरनिख युग का, उसके साथ ही मेटरनिख युग का अंत हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि मेटरनिख युग का अंत कब हुआ या फिर मेटरनिख युग का अंत किस क्रांति के द्वारा हुआ? तो 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग का अंत हो गया था। और मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी तुर्की, डी भारत। यूरोप का मरीज जो है वह तुर्की को कहते हैं। किसको कहते हैं? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप बड़े ध्यान से पढ़ो। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? यानी कि शेयर बाजार जो है वह उसका नियामक संस्था जो है वह कौन है? शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? तो शेयर बाजार का नियामक संस्था जो है वह है सेबी। और सेबी का पूरा नाम क्या होता है? तो सेबी का पूरा नाम जो होता है वह है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है?
निम्न में से कौन जो है वह नीति आयोग का पदेन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री जो है, अभी के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अभी के प्रधानमंत्री, जैसे यहाँ पे दे देगा कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, और दे देगा राहुल गांधी, अभी को जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। तो यहाँ पे आपको टिक करना है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो जो अभी के जो करेंट जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो होते हैं नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि जीडीपी का विस्तारित रूप लिखे। जीडीपी का विस्तारित रूप लिखे। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिकल प्रोडक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक होता है जीएनपी। जीएनपी का पूरा नाम होता है ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का पूरा नाम होता है ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, एटीएम का विस्तारित रूप है। एटीएम का विस्तारित रूप जो है वह क्या है? तो ए से होता है ऑटोमेटिक, टी से होता है टेलर, और एम से होता है मशीन। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हिंदी में अगर देगा तो क्या देगा? तो ऑटोमेटिक का अर्थ होता है, हिंदी में होता है ऑटोमेटिक का स्वचालित। तो स्वचालित टेलर मशीन देगा। अगर हिंदी में देगा तो स्वचालित टेलर मशीन देगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? दीर्घकालीन ऋण जो है वह कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन है ए कृषक महाजन, बी प्राथमिक कृषि, सी भूमि विकास बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। दीर्घकालीन ऋण जो है वह भूमि विकास बैंक प्रदान करता है। दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। और सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? तो सबसे अच्छा कोयला जो है वह एंथ्रासाइट होता है, और सबसे खराब कोयला होता है पीट। सबसे खराब कोयला कौन होता है? पीट होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, और सबसे खराब में पूछेगा तो पीट होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सभी प्रश्न एकदम वीवीआई है। सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई है। अगला सवाल है, नरेगा एक कार्यक्रम है। यहाँ पे कहीं कहीं पे मनरेगा, यहाँ नरेगा मनरेगा भी दे देता है। तो नरेगा मनरेगा एक कार्यक्रम है। तो नरेगा मनरेगा जो है वह सभी जगह होता है। बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, चाहे कहीं भी, ये हर जगह पे होता है मनरेगा। ठीक है, तो यह कैसा कार्यक्रम है? तो यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। नरेगा मनरेगा जो है वह कैसा कार्यक्रम है? राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हॉलमार्क किस पर होता है? हॉलमार्क जो है वह किस पर होता है? तो हॉलमार्क जो है वह सोने के आभूषणों पर होता है। सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क होता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और एक होता है, वो होता है एग मार्क।
तो एक मार्क जो है वह होता है खाने पीने के सामानों पर, यानी कि कृषि उत्पादनों पर क्या होता है, 1 मार्क होता है। और हॉल मार्क होता है सोने के आभूषणों पर, और 1 मार्क होता है किस पर, तो कृषि उत्पादनों पर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा कौन है? तो रूस की मुद्रा जो है वह रूबल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और टका जो है वह किस देश की मुद्रा है? तो टका जो है वह बांग्लादेश की है, और येन जापान की, येन जो है वह जापान की मुद्रा है, और रुपया जो है वह भारत की मुद्रा है। ये आपको याद रखना है इतना। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार जो है वह किस समिति का गठन किया? तो हंटर समिति का गठन किया। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। और एक शिक्षा और संस्कृति की पुस्तक भी किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने ही। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यह पुस्तक भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो महात्मा गांधी ने कितने पुस्तक लिखे हैं? 3 पुस्तक। कौन कौन? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक है हिंद स्वराज, दूसरा है शिक्षा और संस्कृति, तीसरा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये तीनों पुस्तक जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको शॉर्ट में WC बनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट में WC बनर्जी बोला जाता है। किसको? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है अगला, महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो महात्मा गांधी 2 पत्रिका का संपादन किए थे। एक था हरिजन और दूसरा क्या था? यंग इंडिया। तो इसमें हरिजन नहीं दिए हुए हैं, तो क्या दिया हुआ है? यंग इंडिया। तो हम किस में टिक लगाएंगे? यंग इंडिया में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी की कौन से पत्रिका का संपादन किए थे? तो 2 पत्रिका का संपादन किए थे। एक था हरिजन और दूसरा क्या था? यंग इंडिया। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बिहार में राजमार्ग 2 किस नाम से प्रसिद्ध है? बिहार में राजमार्ग 2 जो है वह किस नाम से प्रसिद्ध है? राजमार्ग 2 को इंग्लिश में बोला जाता है क्या? नेशनल हाईवे। क्या बोला जाता है? नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NH2 बोलते हैं। नेशनल हाईवे को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NH2 बोलते हैं। तो NH2 जो है वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी मार्ग से। और शेरशाह सूरी मार्ग जो है वह किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो
यह जो है वह शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण किया गया है। राजमार्ग 2 यानी कि नेशनल हाईवे का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया है, इसलिए इसको शेरशाह सूरी मार्ग बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये राजमार्ग 2 को इंग्लिश में नेशनल हाईवे जो बोला जाता है, यह कहाँ से शुरू होता है? तो यह जो है यह कोलकाता से दिल्ली बिहार होके जाता है। ठीक है, यह नेशनल हाईवे मार्ग जो है वह कोलकाता से दिल्ली बिहार होके जाता है, या हम लोग इसे बोलते हैं क्या? ग्रैंड ट्रंक रोड। राजमार्ग 2 को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। नेशनल हाईवे को ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है कि किस दिन को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, पित्तल किससे बनाया जाता है? ऑप्शन है ए तांबा और जिंक से, बी जस्ता से, सी तांबा और लोहा से, डी लोहा और क्रोमियम से। तो पित्तल जो है वह किससे बनाया जाता है? तो पित्तल तांबा और जिंक से बनाया जाता है, Cu और Zn से बनाया जाता है। ठीक है, Cu और Zn से, ये आपको याद रखना है। तांबा किससे बनाया जाता है? तो Cu और Zn से बनाया जाता है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है वह गुजरात में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। भारत के झारखंड राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है। कहाँ पे होता है? झारखंड में। झारखंड में जो है वह कोयले का अधिक उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन रबी फसल है? निम्न में से कौन जो है वह रबी फसल है? ऑप्शन है ए गेहूं, बी चावल, सी टमाटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं जो है वह रबी फसल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और ये चावल जो है ये क्या है? खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गेहूं जो है वह रबी फसल है और चावल जो है वह खरीफ फसल है। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? यह किसने कहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? यानी कि जब आप लोग देखते होंगे कि इलेक्शन आने वाला रहता है तो जात धर्म ये सब होते रहता है, तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। पटना नगर निगम के प्रधान को या फिर कहीं के भी नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है कि महापौर का कार्यकाल जो है वह कितने वर्षों का होता है? महापौर जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उनका कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों का होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब हमारा अगला सवाल है,
बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया है। यहाँ पे 12th में मिलेगा भी आपको पढ़ने के लिए, हिंदी के बुक में संपूर्ण क्रांति 12th के किताब में हिंदी में दिया गया आपको संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पहले तो 10th पास कर लीजिए तभी तो 12th में जाइएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ऑप्शन है ए लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी सैनिक तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए लोकतंत्र। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली जो है वह लोकतंत्र है और इससे पहले जो था वह था राजतंत्र, ठीक है। इससे पहले राजतंत्र था और अभी जो है वह है लोकतंत्र। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है वह कितनी स्तरीय है? तो आपको ये याद रखना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तरीय है, ठीक है। कहीं कहीं पे त्रिस्तरीय भी दे देता है, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा है। क्या है? अशिक्षा है। अशिक्षित यानी कि बिना पढ़े लिखे ना होने के कारण लोग क्या करते हैं, अपना वोट बेच देते हैं या फिर सही आदमी को नहीं दे पाते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो कितने अंग है? 3 अंग है। कितने हैं? 3 अंग है। कौन कौन है? तो एक है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका और विधायिका, तीसरा क्या है? विधायिका। 3 अंग कौन कौन से हैं लोकतंत्र के? एक है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका और तीसरा है विधायिका। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है ए 6 अप्रैल 1919, बी 9 अप्रैल 1919, सी 13 अप्रैल 1919, डी 1 मई 1919। तो आपको ये याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? ऑप्शन है ए निर्धनता, बी है अशिक्षा, सी है विषमता, डी है विकास। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी विकास। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो वो है विकास। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव जो थी वह सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन है ए ब्रिटेन में, बी भारत में, सी जापान, सी फ्रांस में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राजनीतिक दलों की नींव जो है वह सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, राजनीतिक दल का आशय जो है वह किससे है? ऑप्शन है ए अफसरों के समूह से, बी सेनाओं के समूह से, सी व्यक्तियों के समूह से, डी किसानों के समूह से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय किससे है? तो व्यक्तियों के समूह से है।
चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी जो है वह कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन है ए 50%, बी 40%, सी 10%, डी 20%। आपको ये याद रखना है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी जो है वह 40% है। ठीक है, 40%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था जो था वह सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक जो था वह कौन था? तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक रॉबर्ट ओवेन था। आपको ये याद रखना है, रॉबर्ट ओवेन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए अप्रैल थीसिस को, बी सोशलिस्ट को, सी दास कैपिटल को, डी कम्युनिस्ट के नियमों को। तो समाजवादियों का बाइबिल जो है वह दास कैपिटल को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और दास कैपिटल की कौन लिखा था? तो दास कैपिटल जो है वह कार्ल मार्क्स लिखे थे। और एक क्वेश्चन और आता है कि कम्युनिस्ट के नियमों या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कौन लिखा था? तो यह भी कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे? तो भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे जो है वो लेनिन ने दिए थे। आपको ये याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, चेका क्या है? चेका क्या है? तो चेका जो है वह पुलिस दस्ता है। वो भी कैसा पुलिस दस्ता है? तो गुप्त पुलिस दस्ता है, जिसकी कोई जानकारी नहीं हो। गुप्त पुलिस दस्ता यानी कि जिसकी कोई जानकारी नहीं हो। तो चेका क्या है? गुप्त पुलिस दस्ता है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ये आपको याद रखना है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, ये याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, लाल सेना, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन जो है वह किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ये आपको याद रखना है। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और जिनेवा समझौता में क्या किया गया था? तो वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन था? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के नाम से वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था जिनेवा समझौता में। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? हिंद चीन जो इंग्लिश में जिसको बोलते इंडो चाइना, इंडो चाइना में कौन सा देश नहीं आता है? तो इंडो चाइना में जो है वह कंबोडिया आता था, लाओस आता था, वियतनाम आता था। लेकिन ये चीन जो था, ये चीन नहीं आता था। ठीक है, सिर्फ नाम है हिंद चीन, लेकिन चीन ना तो चीन आता था ना ही हिंदुस्तान आता था। ठीक है, हिंद चीन में कौन आता था? तो ये 3 आते थे, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था? तो चीन जो है वह नहीं आता था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कहाँ है?
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो यही कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है वह किस हिंदू देवता को, अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता की पूजा की जाती है? तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, ये आपको याद रखना है। और अंकोर वाट का मंदिर जो है वह किसने बनवाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वह सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? कंबोडिया में है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो काली मिट्टी जो है वह किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो कपास के लिए उपयुक्त होता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? कपास के लिए। और कपास को क्या बोला जाता है? तो कपास को उजला सोना भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यानी कि दाल जो है वह किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ऑप्शन है, दाल खाने से हमें क्या मिलता है? तो ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी वसा। दाल खाने से हमें क्या मिलता है? तो दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाल खाने से क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, योजना आयोग को भंग करके किस योजना को बनाया गया? योजना आयोग को भंग करके किस योजना को बनाया गया? तो नीति आयोग को बनाया गया था। और ये कब भंग किया गया था? योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो योजना आयोग को 1 जनवरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग करके किस आयोग को बनाया गया? योजना आयोग को भंग करके किस आयोग को बनाया गया था? तो नीति आयोग को बनाया गया था। और एक क्वेश्चन इससे और आता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन जो है वह 15 मार्च 1950 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। और 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया था? नीति आयोग किया गया था। यानी कि योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग कब कर दिया गया था? तो यह 1 जनवरी 1915 को किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? आपदा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानवकृत आपदा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो हम आपको तुरंत ही बताए थे, तुरंत पहले बताए थे कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। और सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ पे आता है? तो जापान में आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो जब बाढ़ आएगा ना तो हमें कहाँ पे जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जहाँ पे पानी ना जाए वहीं पे ना हम लोग जाएंगे बाढ़ आएगा तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है,
हंगरी की राजधानी कहाँ है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, कि हंगरी बोर्ड एग्जाम में आता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी जो है वह बुडापेस्ट में है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे है हंगरी की राजधानी? तो बुडापेस्ट में है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क जो था वह क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था बंगाल का विभाजन। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और किसके समय पर हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होता है? बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले में अधिक होता है? तो ऑप्शन है ए रोहतास, बी सिवान, सी गया, डी चंपारण। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोहतास। बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई जो है वह रोहतास जिले में सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक सिंचाई रोहतास जिलों में होता है नहरों के द्वारा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है, ये आपको याद रखना है। और सबसे खराब में कौन है? तो सबसे खराब में पीट है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे अच्छा कौन है? एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोयला कौन है? तो पीट है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य है? भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में जो है वह कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 है। और बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में जो है वह 38 जिले हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, बिहार में 38 जिले हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश 8 है। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? मानचित्र में सफेद रंग जो है वह किस आकृति को दर्शाता है? तो ऑप्शन है ए पर्वत, बी पठार, सी हिमाच्छादित शिखर, डी मैदान। मानचित्र में सफेद रंग जो है वह किस आकृति को दर्शाता है? देखिए, जहां पे मानचित्र बना होता है ना, वहां पे हरा कलर होगा, नीला कलर होगा, सफेद कलर होगा। तो हरा कलर किसको दिखाता है? तो हरा कलर जो है वह मैदानी क्षेत्र को दिखाता है। और नीला कलर जो है वह तालाब होता है, तालाब को दिखाता है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा ना, तो जहाँ पे पानी होगा वहां पे नीला कलर से दिखाएगा आपको मैप में। ठीक है, आप सर्च करके देख लीजिएगा। और जो सफेद कलर होता है वह बर्फीला जगह के लिए दिखाई देता है। तो हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ, यानी कि हिमाच्छादित शिखर। मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दिखाता है? तो हिमाच्छादित शिखर को दिखाता है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो यहाँ पे सभी को पता है कि किस फसल को जो है वह उजला सोना कहा जाता है। तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। और जूट को क्या बोला जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुनहरा रेशा। जूट को क्या कपास को क्या बोला जाता है? उजला सोना। और जूट को क्या बोला जाता है? तो सुनहरा रेशा बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
झूठ को सुनहरा रेशा बोला जाता है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वह कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश क्या कहलाएगा? अविकसित देश कहलाएगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सारा VVI ऑब्जेक्ट, इसमें टोटल 95 कोई क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें टोटल 95 क्वेश्चन ही था, देख लेते हैं। हाँ, टोटल 95 क्वेश्चन था जो आपको कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी प्रश्न कैसी लगी, आपको इसमें से कितना प्रश्न का आंसर आता था और कितना प्रश्न का आंसर नहीं आता था। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इससे पीछे जो हम वीडियो बनाए थे सोशल साइंस का, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही सवालों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए आप लोग। ठीक है।